हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा न्यूक्लिक एसिड यानी कि न्यूक्लिक अम्ल का पार्ट 2। पिछले क्लास में हमने क्या देखा था कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो क्या होता है, कैसे बना होता है, किसने इसके बारे में बताया था, इसकी खोज किसने की थी, इन सभी चीजों को मैंने देख लिया था। आज के इस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं और वो जो न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए, ये कैसे बने होते हैं, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इनका केमिकल स्ट्रक्चर कैसे होता है, इनके बारे में आज की इस क्लास में हम आपको समझानेंगे ताकि आपको हर बातें अच्छे से समझ में आ जाए। पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि जो आपके न्यूक्लिक एसिड होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। क्या होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। अच्छा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कब कहेंगे? जब ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में एक के बाद एक जुड़ते चले जाएंगे, एक लंबी चैन बन जाएगी, तो इसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहेंगे। बात समझ में आई? चलिए, अब अगर हम बात करते हैं ये जो आपके न्यूक्लिक एसिड होते हैं, ये प्रकार कितने होते हैं, इसके कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला जो प्रकार होता है वो होता है डीएनए, जिसको हम डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। दूसरा जो होता है बेटा वो होता है आपका आरएनए, जिसको हम राइबोस न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले आपको सिखाऊंगा कि जो डीएनए होता है वो कैसे बना होता है, इसके स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होते हैं और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है उसके बारे में। तो मैं यहां पर आपको सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा इसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे कैसे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं, उस चीज को सिखाऊंगा। फिर मैं आपको इसके एक सिंपल स्ट्रक्चर को बना करके दिखाऊंगा और इसके बारे में आपको डिटेल से समझाऊंगा। चलिए आज की इस क्लास को यहीं से शुरू करते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर पॉलीन्यूक्लियोटाइड तो हो गया। न्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का एक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या हो जाएगा? तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड में एक स्ट्रक्चर जो हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। अब बात करते हैं ये जो न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड कैसे बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है भाई, इसकी बात करते हैं। मैंने इस बारे में आपको पिछले क्लास में बता दिया था, बट यहां से मैं अगर बात करूंगा डायरेक्ट डीएनए की स्ट्रक्चर तो आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा, तो इसलिए मैं पिछली क्लास को रिलेट करके बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो बात करते हैं जो न्यूक्लियोटाइड होता है ना, वो न्यूक्लियोटाइड कैसे बना होता है, इसका स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होता है, इसकी बात कर लेते हैं। देखो न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं ना, तो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरिक एसिड के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक एसिड के बने होते हैं। न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, ठीक है, क्या होते हैं? न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरिक अम्ल के बने होते। कौन? जो आपका न्यूक्लियोटाइड होता है ना, वो न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक अम्ल का बना होता है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब वहां पर देखो एक टर्म आ गया है न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड भी भाई क्या होता है, इसका भी एक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। और फास्फोरिक एसिड की बात करते हैं तो फास्फोरिक एसिड जो होता है इसका जो फॉर्मूला होता है P3O3, ठीक है, सॉरी P3O4 इसका फॉर्मूला होता है। कैसे इसको लिखते हैं? देखो अगर हम बात करते हैं फास्फोरिक एसिड की, फास्फोरिक एसिड की बात करते हैं तो फास्फोरिक एसिड में P एक सेंट्रल होता है, सेंट्रल एटम होता है फास्फोरस। उसके बाद सिंगल बॉन्ड के द्वारा 3 हाइड्रोक्सिल आयन जुड़े होते हैं इस प्रकार से, ठीक है, और एक डबल बॉन्ड के द्वारा ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होता है। ये फास्फोरिक एसिड है। क्या ये आपका फास्फोरिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक अम्ल है ये। बात समझ में आई? चलो आगे हम बात करते हैं ये जो न्यूक्लियोसाइड होता है। अभी हमने क्या देखा कि जो आपके न्यूक्लिक अम्ल होते हैं वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, यानी कि यहां पर ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर के
न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करेंगे। लेकिन ये न्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है, तो वो बना होता है न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरिक एसिड का बना होता है। अब बात ये आती है कि मैंने फास्फोरिक एसिड के बारे में तो बता दिया, ये ऐसा होता है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PH3O4 हो जाएगा। ये हो गया फास्फोरिक एसिड। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं जो न्यूक्लियोसाइड होता है, ये जो न्यूक्लियोसाइड है, ये न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, तो इधर बात कर लेता हूं मैं। जो न्यूक्लियोसाइड होता है ना बेटा, न्यूक्लियोसाइड में भी क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेस होते हैं, नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज सुगर, पेंटोज सुगर होते हैं। क्या होते हैं, नाइट्रोजन क्षार प्लस क्या होते हैं, पेंटोज शर्करा, पेंटोज शर्करा होता है। बात समझ में आया, न्यूक्लियोसाइड में नाइट्रोजन बेस प्लस क्या होता है, पेंटोज शर्करा होता है। इतनी अच्छे से समझ में आ गई ना। अब अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन बेस की, तो नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शर्करा क्या होते हैं, इसके बारे में हम अच्छे से समझना चाहेंगे, आपको समझाना चाहेंगे, ताकि आपको डीएनए का स्ट्रक्चर जो है एकदम बेसिक से अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए, अब अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन बेस क्या होता है, तो आपके पास जो नाइट्रोजन बेस है वो दो है, एक प्यूरिन है और एक पिरिमिडिन है। क्या है, एक प्यूरिन और एक पिरिमिडिन है। दूसरी अगर हम बात करते हैं पेंटोज सुगर, जो न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है, वो भी दो है, एक राइबोज है और एक डीऑक्सीराइबोज है। बात समझ में आई। पहला क्या है आपका नाइट्रोजन बेस, दो प्रकार के, प्यूरिन और पिरिमिडिन, नाइट्रोजन बेस हो गया। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं पेंटोज सुगर की, तो राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, ये आपके क्या हो गए, पेंटोज सुगर हो गए। समझ में आया। चलिए, अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा नोट कर दीजिए, देन इसके बाद मैं आपको नाइट्रोजन बेस और पेंटोज सुगर के बारे में समझाना चाहूंगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन बेस की बात कर ले, पेंटोज सुगर। चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन बेस की, ठीक है, यहां पर हम बात करते हैं नाइट्रोजन बेस की, जिसको हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन क्षार की हम बात करते हैं। नाइट्रोजन क्षार जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, हमने आपको अभी बता दिया कि नाइट्रोजन क्षार जो होता है बेटा, वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। ठीक है, पहला क्या हो गया, प्यूरिन, और दूसरा क्या हो जाएगा, पिरिमिडिन। हिंदी में भी नाम वही है, प्यूरिन और पिरिमिडिन। अब देखो, अगर हम बात करते हैं प्यूरिन की और पिरिमिडिन की, तो प्यूरिन जो होता है वो क्या होता है, डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, डबल रिंग का स्ट्रक्चर होता है। इस प्रकार से ये डबल रिंग का स्ट्रक्चर होता है प्यूरिन। ठीक है, प्यूरिन क्या होता है, डबल रिंग का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, डबल रिंग का स्ट्रक्चर। इस प्रकार से ये प्यूरिन जो होता है वो डबल रिंग का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर थोड़ा सा नाइट्रोजन रहेगा। अब अगर मैं काउंटिंग की बात करता हूँ, काउंटिंग कैसे करूंगा, मैं नंबर निकल लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 सदस्यों का ये क्या होता है, प्यूरिन रिंग बना होता है। बात समझ में आया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं पेरिमिडिन की, तो पेरिमिडिन में क्या होता है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। सिंगल रिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से बना होता है। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से सिंगल रिंग स्ट्रक्चर बना होता है। ठीक है, यहां पर भी नंबरिंग कर लें, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अल्टरनेट क्या होते हैं, नाइट्रोजन कार्बन इस प्रकार से इसमें जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं प्यूरिन की, तो प्यूरिन आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका एडेनिन, दूसरा होता है ग्वानिन। क्या होता है, एडेनिन
प्यूरिन में एडेनिन, ग्वानिन आता है, पिरिमिडिन में थाइमिन, साइटोसिन और क्या आता है, यूरेसिल आता है। समझ में आया? चलिए अब अगर हम बात करते हैं आगे पेंटोज शुगर की। पेंटोज शुगर क्या होता है भाई? पेंटोज शुगर भी आपके दो प्रकार के होते हैं। पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर जिसको हम पेंटोज शर्करा के नाम से जानते हैं, तो ये भी आपके क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या आ जाएगा आपका, राइबोज हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज हो जाएगा, पहला राइबोज, दूसरा डीऑक्सीराइबोज हो जाएगा। बात समझ में आया? अब अगर हम बात करते हैं राइबोज कब होगा और डीऑक्सीराइबोज कब होगा, देखिए स्ट्रक्चर की बात करते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर बनेगी। दोनों की स्ट्रक्चर देखने में तो एकदम सेम सेम लगेंगी, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंट दिखाई देगा। ठीक है, यहां पर कार्बन है, कार्बन पर यहां पर देखो क्या होता है, इसमें आपका OH, H, ठीक है, H, OH, HOH, CH2, OH, H, इस प्रकार से रहेगा। यहां पर सेकेंड कार्बन पर OH है, ठीक है, सेकेंड कार्बन पर यदि OH है तो ये शुगर क्या कहलाएगा, राइबोज कहलाएगा। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहां पर, ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर हो जाएगा। सेकेंड कार्बन पर हाइड्रोजन है, ठीक है, सेकेंड कार्बन पर हाइड्रोजन है तो डीऑक्सीराइबोज कहलाएगा। बात समझ में आया? अगर सेकेंड कार्बन पर OH है तो राइबोज, सेकेंड कार्बन पर H है, हाइड्रोजन है, तो डीऑक्सीराइबोज कहलाएगा। बात समझ में आया? चलिए इतनी बातें अच्छे से आपको समझ में आ गई, बहुत अच्छी है। चलिए अब अगर हम बात करते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर की, ये तो आपके थोड़ा सा बेसिक कंपोनेंट हो गए जो आपके डीएनए के फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। तो अब चलते हैं हम बेसिक कंपोनेंट को लेकर के आगे की ओर और पढ़ते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर को। ठीक है, डीएनए, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए का पूरा नाम है। अब यहां पर अगर हम थोड़ी सी बेसिक बातें करें हैं जो जरूरी है आपके लिए, तो हमको पता है कि जो डीएनए होता है इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से ही होता है ना डीएनए, इस प्रकार से ही होता है। इनके बीच क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा नाइट्रोजन बेस लगे होते हैं, इस प्रकार से नाइट्रोजन बेस लगे होते हैं इनके बीच में ना, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, नाइट्रोजन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, इस प्रकार से नाइट्रोजन बेस लगे होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इन नाइट्रोजन बेस की संख्या कितनी होती है। हर ऑर्गेनिज्म के डीएनए की जो लेंथ होती है ना, लंबाई जो होती है वो अलग अलग होती है। तो हम बात करेंगे कि इस डीएनए के अंदर नाइट्रोजन बेस की संख्या कितनी होती है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेस की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं ह्यूमन में, मानव के अंदर अगर हम बात करते हैं जो डीएनए होता है, डीएनए में नाइट्रोजन बेस की संख्या कितनी होती है, 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर, कितने 12 डिप्लॉयड होते हैं। और अगर हम बात करते हैं हैप्लॉयड में तो 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर क्या होते हैं, ये हैप्लॉयड एन टाइप में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं एक बैक्टीरियल सेल की, आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, बैक्टीरियल सेल में बात करते हैं, बैक्टीरिया के अंदर बात करते हैं। देखिए बैक्टीरिया में आपको दिया गया है इकोलाई,
क्या दिया गया है, इकोलाई, एक्सीरेशिया कोलाई की बात करते हैं। तो एक्सीरेशिया कोलाई में जो आपका नाइट्रोजन बेस है वो है 4.6 इंटू 10 के पावर 6, 4.6 इंटू 10 के पावर 6 बेस पेयर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एक और है लैम्डा फास्ट, ये भी क्या है, बैक्टीरिया है, लैम्डा फास्ट की बात करते हैं, ठीक है, लैम्डा फास्ट की बात करते हैं। तो इसके अंदर जो बेस पेयर की संख्या है वो है 48,502, 48,502 बेस पेयर है। इतनी बातें समझ में आ गई, हमने बेस पेयर की बात कर लिया। अब मैं आपको बता देता हूं कि प्रत्येक घुमाव में, ठीक है, प्रत्येक पिच में जो बेस पेयर की संख्या होती है ह्यूमन डीएनए में वो होती है 10, और डीएनए की टोटल जो लेंथ होती है वो होती है 2 मीटर। डायमीटर जो होती है, यानी कि अगर हम बात करते हैं टोटल लेंथ की, ये होती है 2 मीटर। और अगर हम बात करते हैं जो इसकी एक घुमाव है, एक जो पिच है, इसकी होती है 3.4 नैनोमीटर, या फिर हम कहते हैं 34 एंगस्ट्रॉम होती है। और एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर के बीच की जो दूरी होती है बेटा वो होती है 0.34 नैनोमीटर, ठीक है, 0.34 नैनोमीटर होती है। और इसकी जो डायामीटर होती है डीएनए की, अभी मैं आपको बताऊंगा आपको अच्छे से, इसकी जो डायामीटर होती है वो होती है 2 nm, यानी कि बात करते हैं 20 एंगस्ट्रॉम होती है। इतनी बातें हो गई आपको, मैंने बता दिया। अब अगर हम बात करेंगे तो आपने देखा होगा जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, एक पर 5 डैश लिखा होता है, एक पर 3 डैश लिखा होता है, और इधर देखेंगे तो एक पर 3 डैश होगा और एक पर 5 डैश होगा। तो ये 3 डैश 5 डैश होता क्या है, इसके बारे में मैं आपको समझाने वाला हूं विद द हेल्प ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए के रासायनिक संरचना के द्वारा मैं आपको बताऊंगा ये 5 डैश और 3 डैश क्या होता है, क्या माजरा है। आज हम खोलेंगे डीएनए का पुर्जा पुर्जा गुर्दा गुर्दा, ठीक है। तो आप फटाक से इस बात को नोट कर लीजिए कि कितने बेस पेयर पाए जाते हैं ह्यूमन डीएनए के अंदर, कितने बेस पेयर पाए जाते हैं इकोलाई में, कितने बेस पेयर पाए जाते हैं आपके इकोलाई के डीएनए में, कितने बेस पेयर पाए जाते हैं आपके लैम्डा फास्ट के डीएनए में। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करते हैं, देखो क्या होता है आपके बीच में, मैं बात करता हूं यहां पर हमने क्या कहा कि पेंटोस शुगर में क्या होते हैं, 5 कार्बन होते हैं, ये हो गया। इसकी स्ट्रक्चर भी मैंने आज से बना लिया आपको। सेकेंड कार्बन पर बाहर की ओर H है तो डीऑक्सीराइबोस, अंदर की ओर H तो रहता ही है, बाहर की ओर अगर OH है तो राइबोस शुगर हो जाएगा, CH2OH, ये हो गया। अब अगर हम बात करते हैं यहां पर देखो क्या होगा, अब देखो क्या होगा, यहां बात ये आती है कि ये पेंटोस शुगर तो हो गया, हमने आपको स्ट्रक्चर भी बता दिया नाइट्रोजन बेस की। प्यूरिन में क्या होता है, डबल रिंग होता है, और पेरीमिडिन में क्या होता है, सिंगल रिंग होता है। तो आपका जो प्यूरिन होता है ना भाई, वो राइबोस शुगर के, सॉरी डीऑक्सीराइबोस शुगर के पहले कार्बन के साथ अटैच्ड होता है, 9 रिंग का मेंबर, ठीक है। 9 हमने बताया क्या कि ये इस प्रकार से आपने स्ट्रक्चर बनाया था ना प्यूरिन का, 9 रिंग मेंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इस प्रकार से आपने क्या किया था, 9 रिंग का सदस्य, सॉरी 9 सदस्यों का रिंग बताया था ना। प्यूरिन में क्या होते हैं, डबल रिंग होते हैं, ये आपने बनाया था। तो ये जो डबल रिंग वाला स्ट्रक्चर है भाई, ये डबल रिंग वाला जो स्ट्रक्चर है वो पेंटोस शुगर के पहले कार्बन पर जुड़ जाएगा। तो मैं इसको सिंपली इस प्रकार से लिख देता हूं, पेंटोस शुगर के क्या हुआ, पहले कार्बन से आकर के जुड़ गया। अब हमने क्या बताया था आपको, प्यूरिन जो होते हैं वो क्या होते हैं, 2 प्रकार के, एक एडेनिन एक थाइम, एक ग्वानिन होता है। तो कोई सा भी मान लेते हैं ये एडेनिन है, ठीक है, ए लिखा हुआ है तो एडेनिन है। तो अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन बेस आपके पेंटोस शुगर से जुड़ गया तो इसको हम कहेंगे एडेनोसिन। क्या कहेंगे, एडेनोसिन। यानी कि अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर, ये हो गया, तो
इसके आगे क्या बनेगा उसकी बात करते हैं। नाइट्रोजन बेस में मैंने आपको क्या बताया था, नाइट्रोजन बेस में अगर हम बात करते हैं एडेनिन जुड़ गया, एडेनिन प्लस शुगर हो गया, एडेनिन प्लस शुगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एडेनोसिन, सीन, एडिनो सीन हो जाएगा। अगर ग्वानिन जुड़ गया तो हो जाएगा ग्वानोसिन, ग्वानिन जुड़ गया क्या हो जाएगा, ग्वानोसिन। अगर थाइमिन जुड़ गया थाइमोसिन, साइटिन जुड़ गया साइटोसिन जुड़ गया तो साइटोसिन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर जुड़ता है तो नाम बदलता चला जाता है, समझ में आया। अब अगर हम बात करते हैं इसी में हम फास्फोरिक एसिड को जोड़ते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, फास्फोरिक एसिड को जोड़ते हैं। फास्फोरिक एसिड का हमने स्ट्रक्चर क्या देखा था, फास्फोरिक एसिड P डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH और क्या था, OH था, इस प्रकार से था। चलिए अब हम बात करते हैं क्या ये आपका एडिनोसिन हो गया, एडिनोसिन हो गया, ये क्या हो गया आपका फास्फोरिक एसिड हो गया। एडिनोसिन और फास्फोरिक एसिड को हमको आपस में जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे, ये आपको तो एक बेस है और ये आपका क्या है, शुगर है। जब बेस और शुगर के साथ बॉन्ड बनता है तो उसको हम उस बॉन्ड को क्या कहते हैं, एस्टर बॉन्ड, क्या कहते हैं, एस्टर बॉन्ड कहते हैं। अब देखो बॉन्ड हमको बनाना है, कैसे बनाएंगे, चलिए इस प्रकार से हो गया। अब बात करते हैं फास्फोरिक एसिड की। देखो ठीक है, अब देखो क्या होगा, यहां से आ जाएगा आपका हाइड्रोजन और इस शुगर से निकल जाएगा OH। ठीक है, यहां से फास्फोरिक एसिड से आ गया हाइड्रोजन, शुगर से निकल गया OH और ये कर दिया पानी को बाहर, H2O हो गया क्या, बाहर। ठीक, और इसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा इसको हम कहेंगे फास्फो एस्टर बॉन्ड, क्या कहेंगे, फास्फो एस्टर बॉन्ड कहेंगे। फिर वापस से अगर हम बात करते हैं नीचे और एक जुड़ गया फास्फोरिक एसिड। ठीक है, नीचे एक और फास्फोरिक एसिड जुड़ गया, नीचे एक और फास्फोरिक एसिड जुड़ गया, तो क्या हो जाएगा, यहां से हाइड्रोजन और यहां से OH, फिर से क्या हो जाएगा, वाटर बाहर, पानी बाहर हो जाएगा। ये क्या था हमारा, ये हमारा नाइट्रोजन बेस एडिनोसिन था। अब अगर हम बात करते हैं नीचे क्या आ जाए, ग्वानोसिन आ जाए। ठीक है, ग्वानोसिन आ जाए, इस प्रकार से हो जाए। तो अब क्या होगा, यहां से फिर से हाइड्रोजन और यहां से OH निकल जाएगा और पानी क्या हो जाएगा, बाहर, H2O बाहर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बॉन्डिंग होगा, फास्फो एस्टर बॉन्ड बन रहा है, बस बन गया, फास्फो एस्टर बॉन्ड बन रहा है। अब बात करते हैं इसी स्ट्रक्चर को हम सिंपल वे में, इस बॉन्ड को हटा करके मैंने बॉन्ड तो बना दिया, अब इसको जोड़ देंगे। हमने क्या किया, पानी तो निकाल दिया, अब पानी निकाल दिया, अब इसे जुड़ेगा तो कैसा दिखेगा इसकी बात कर लेते हैं। यहां पर देखो ये आपका पेंटोस शुगर हो गया, एडेनोसिन
एडेनोसिन हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, फास्फोरिक एसिड का बॉन्ड हमने बनाया था ना, ये पहले मैं इसका नाम लिख दूं, H H H OH H CH2। देखो क्या होता है, फास्फोरस, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर कोई और जुड़ेगा तो ऑक्सीजन आ जाएगा, तो मैं इसको वैसे लिखता हूं OH डबल बॉन्ड O, यहां पर क्या हो जाएगा ऑक्सीजन, और इसके बीच में बॉन्ड बन गया, ठीक है। उसके बाद सेम सेम नीचे बात करते हैं, फास्फोरस डबल बॉन्ड O OH, ये नीचे आपका, और ये क्या था, इसके साथ जुड़ा था ना O, बॉन्ड बन गया, ठीक। उसके बाद बात करते हैं नीचे, नीचे आपका फिर से था ऑक्सीजन आ जाएगा, नीचे हमने ग्वानोसिन लगाया था, ग्वानोसिन की बात करते हैं, ग्वानोसिन बना लेते हैं इस प्रकार से, ग्वानोसिन बना लेते हैं, यहां पर बन जाएगा CH2, और इसके साथ ये बॉन्ड बन जाएगा, इसके साथ ये बॉन्ड बन गया। तो इस प्रकार से ये क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। इस प्रकार से क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का चैन बन जाता है। ये क्या हो गया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चैन हो गया। ये बात करते क्या हो जाएंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन हो गया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला हो गई। इस प्रकार से ये जुड़ती चली जाएगी। बात समझ में आया अच्छे से, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, एक चैन तो ये हो गया आपका 5 to 3 की ओर, 5 to 3 हो गया। यहां पर देखो खाली है ना एक, देखो यहां पर क्या है, 1 2 3 4 5वें कार्बन से एक फास्फोरिक एसिड जुड़ गया, वो बना दिया क्या, फास्फो एस्टर बॉन्ड बना दिया। उसके बाद देखो यहां पर सेकंड वाले में 1 2 3 4 5, यहां पर भी क्या है, आपके नाइट्रोजन बेस के साथ क्या हुआ है, नाइट्रोजन बेस के साथ क्या हुआ है, फास्फोरिक एसिड जुड़ा है, वापस से फास्फो एस्टर बॉन्ड बना दिया, क्या बना दिया, फास्फो एस्टर बॉन्ड बना दिया। फिर देखो अगर हम बात करते हैं तो 1 2 3, तीसरा वाला खाली है, अभी तीसरा वाला क्या है, कार्बन खाली है, यहां पर वापस से फास्फोरिक एसिड आकर के जुड़ सकता है, और जुड़ने के बाद क्या करेगा, एक और न्यूक्लियोटाइड आगे की ओर बन जाएगा। बात समझ में आया, ये तो हमारा एक एंड हो गया। एक डीएनए का देखो हमने बताया था, इसमें दो चीजें होती ना, दो पट्टी होती है न्यूक्लियोटाइड की। इस प्रकार से क्या हो गई, एक पट्टी तो ये हो गई हमारी 5 से 3' ये हो गई। अब दूसरी बात करते हैं भाई 3 से 5' की। 3 से 5' में क्या हो जाएगा, अब ये 3 से 5' अगर हमको बनाना है तो इसी पट्टी को आप यहां से पकड़ो और यहां से पकड़ो और ऐसे आराम से घुमा दो, ठीक है। इसको यहां से पकड़ो, यहां से पकड़ो और ऐसे आराम से घुमा दो, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 3 to 5' बन जाएगा। और दोनों के बीच की जो दूरी होती है ना, वो सेम होती है, दूरी में कोई अंतर नहीं आता, दूरी सेम होती है। क्यों, क्योंकि एक अल्टरनेट पर क्या होता है, डबल रिंग प्यूरिन, सिंगल रिंग पेरिमिडिन इसमें उपस्थित होता है। देखो यहां पर तो मैंने दोनों ले लिया है आपका डबल रिंग वाला ही। इसी में से हम अगर हम बात करते हैं आगे की ओर जोड़ देंगे तो एक सिंगल रिंग वाला जोड़ देंगे, समझ में आया। इस प्रकार से दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो सेम होती है। अब अगर हम बात करते हैं सिंपल इस वाले स्ट्रक्चर की बात कर ले डीएनए की, तो इसमें क्या होता है, देखो यहां पर क्या होंगे, नाइट्रोजन बेस हो जाएगा, एडेनिन डबल बॉन्ड थाइमीन, साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड गुआनिन, उसके बाद एडेनिन थाइमीन डबल बॉन्ड एडेनिन, ठीक है। इस प्रकार से आपके नाइट्रोजन बेस क्या हो जाएंगे, जुड़ते चले जाएंगे। इस प्रकार से आपके नाइट्रोजन बेस जुड़ते चले जाएंगे। तो एक पिच जो होती है इतनी, वो क्या होती है 3.4 नैनोमीटर, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं ये जो नाइट्रोजन बेस है, इस नाइट्रोजन बेस की दूरी कितनी होती है, ये होती है 0.34 नैनोमीटर। और इसके डायमीटर यानी कि इसके चौड़ाई की बात करते हैं, ये सिमिलर होती है ना, इसके चौड़ाई की बात करते हैं, डायमीटर की बात करते हैं बच्चों, तो डायमीटर इसका क्या हो जाएगा 20 एंगस्ट्रॉम या 2 नैनोमीटर हो जाएगा। बात समझ में आया अच्छे से। चलिए मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर है डीएनए का, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।